देखिए आज की क्लास में स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आज की क्लास की शुरुआत की जा रही है और देखते हैं इसमें क्या पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है। द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ जॉब एक्स आर 100 आवर्स। कहते जॉब एक्स को पूरा करने में कितना समय लगता है आपका? 100 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कहते जॉब एक्स इसे पूरा करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 100 आवर्स है। द जॉब हैज बीन कंप्लीटेड बाय अमर इन 60 आवर्स, अकबर 70 आवर्स एंड 3 95। इसमें तीन अलग-अलग वर्कर जिन्हें सेम जॉब दी गई है जिसका टाइम था 100 घंटे। पहले वर्कर ने 60 घंटे में, दूसरे ने 70 घंटे में, तीसरे ने 95 घंटे में काम पूरा कर दिया। द रेट पर आर ₹1 द बोनस सिस्टम एप्लीकेबल टू द जॉब इज एज फॉलोज। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड। पहले आपको परसेंटेज निकालनी है, टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इनटू 100 करके। तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बोनस रेट फिक्स कर रखा है। तो टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इनटू 100 करके यदि आपका परसेंटेज सपोज करते हैं 12% आता है तो 12% कौन से स्लैब में आएगा? 12%। 11 to 20 के बीच में आएगा। तो उस केस में आपका बोनस कितने परसेंट होगा? 15% होगा। यदि मान लीजिए टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इनटू 100 करके आपका जो परसेंटेज है वो 35% आता है, 35%। तो फिर उस केस में 35% कौन से स्लैब में? 21 to 40। तो उस केस में बोनस रेट कितना माना जाएगा? 20%। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड निकालना है और वो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस करके टाइम सेव निकालना है और टाइम सेव को फिर परसेंटेज में करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं सारी चीजें। वर्कर्स के नाम क्या क्या है? अमर, अकबर, अभी तीनों वर्कर का जिनमें आपसे पूछो स्टैंडर्ड टाइम कितना है तो आप कहोगे 100 आवर्स है। ए बी एच करो तो इस समय किसके बराबर है? ए डी डी के बराबर है। कितना कितना है? 60, 70 और 90। यदि माइनस किया जाए तो आपके पास में टाइम से कितना आएगा? 40 आवर्स। 30 आवर्स और कितना? 5 आवर्स। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड तो मतलब है टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इनटू 100। तो पहले केस में आपकी परसेंटेज कितनी आ रही है? 40%। सेकंड केस में 30% एंड फोर्थ केस में 5%। अब तो स्लैब आपको दे रखा है, स्लैब के हिसाब से यदि आपकी सेविंग 10% है तो बोनस का रेट कितना है? 10%। तो उसमें मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे पूछोगे कौन से वर्कर को कितना बोनस मिलेगा? बोनस रेट क्या आएगा वर्कर का? तो 40% कौन से स्लैब में? थर्ड स्लैब में। तो बोनस का रेट कितना आएगा? 30% के केस में 20% आएगा और 5% के केस में आपको सॉल्यूशन में क्या बताते हैं? कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर एंड आल्सो द रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। यहाँ पे वर्कर की टोटल अर्निंग बतानी है और उसको बाद में टाइम से करना है, डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करके आपके पास क्या रहेगा? रेट पर आवर। तो सॉल्यूशन खुद करोगे ना कर देता हूँ? करेंगे? चलो देखते हैं कितने लोग करते हैं। 5 मिनट का टाइम आपको देते हैं। निकाला किसी का सॉल्यूशन? स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेजेस एंड वेजेस पर आवर और ईच वर्कर।
ये बेसिक वेजेस कितना पहले केस में 60 रुपीज आ गया, 70 रुपीज, 95 रुपीज बोनस। टाइम कितना सेव है 40 इंटू 10%, 20% है कितना लिखा दूसरे केस में 6 रुपये, लास्ट केस में 10%, 50 पैसे हो गए। टोटल वेजेस आप देख सकते हैं 68 रुपीज, 76 रुपीज, 95.5। अब ऐसे में यदि हम एक्चुअल प्रोडक्ट के बाद तो बराबर कितने कितना है 60 आवर्स, 70 आवर्स, 95 आवर्स से डिवाइड कर दो तो वेजेस बराबर आपके पास आ जाएगा 68 डिवाइड बाई 60 1.13, 76 डिवाइड बाई 70 1.09 और 95.50 डिवाइड बाई 95 1.00 काउंट करके 1.01 लिख सकते हैं 1.01। बोलो दिक्कत इसमें देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने एक छोटा क्वेश्चन है कहने के लिए होता है छोटे बम होते हैं बड़ा धमाका होता है वैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बड़ा छोटा है 4 लाइन में एक तरीके से क्वेश्चन भी खत्म हो गए लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने में करीब 2-3 पेज यूज हो जाता है ठीक है। तो 6 क्वेश्चन नंबर एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए नोट करने के पहले सॉल्यूशन नंबर दिक्कत किसी को हो गया सब। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में 6 क्वेश्चन इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रोमन सिस्टम द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज 80 आवर्स एंड आर्मी रेट ऑफ वेजेस इज ₹2। कहते हैं 1 घंटे के वर्कर को कितने रुपए पे करते हैं 2 रुपए और स्टैंडर्ड टाइम कितना जॉब को पूरा करने का 80 घंटे। टाइम कॉस्ट ऑफ अ जॉब परफॉर्म बाय वन वर्कर इज 350 एंड अनदर वर्कर इज 347.50। मतलब आप जो जॉब को पूरा करवाने के लिए आप 2 वर्कर हैं पहले वर्कर से यदि मैं जॉब को पूरा करवाता हूं तो मेरी टाइम कॉस्ट आती है 350 रुपए और दूसरे वर्कर से काम को करवाने पे मेरी टाइम कॉस्ट कितनी है 337 रुपए 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन ईच केस 200 रुपए। कोई भी वर्कर काम करे मटेरियल कितने रुपए करना है 200 रुपए का। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब एक्चुअल टाइम टेकन बताना आपको पहले वर्कर का किसका दूसरे वर्कर का। क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या चीजें देखिए स्टैंडर्ड टाइम देखा आपको दोनों वर्कर की टाइम कॉस्ट देखिए दोनों वर्कर का लेबर एक बराबर 2 रुपए देता है। आपको क्वेश्चन में यहां पे निकालना है फर्स्ट वर्कर और सेकंड वर्कर का एक्चुअल टाइम टेकन कितना है। तो देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 6। सबसे पहले तो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग ऑफ सिस्टम करते हैं। वर्कर के नाम नहीं देते क्या लिखना चाहोगे फर्स्ट वर्कर है सेकंड वर्कर फर्स्ट वर्कर सेकंड वर्कर। अच्छा टाइम कॉस्ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस का डिफर होता तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ता। आमतौर पर टाइम कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। वैसे 3 एलिमेंट होते हैं मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि इस क्वेश्चन में नहीं। तो आपका कितना क्या होगा पहले केस में 350 रुपए और दूसरे केस में 337.50। अभी की प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैं माइनस कर दूं ये दोनों कॉस्ट का सम प्राइम कॉस्ट है उसमें से मैं मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दूं जो कि मुझे डायरेक्ट 200 रुपए। तो मुझे एक चीज का पता लगेगा माइनस करने के बाद जो बचेगी वैल्यू वो कौन सी कॉस्ट आएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी जिसको आप कह सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कहते हैं डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो यदि मैं प्राइम कॉस्ट 350 रुपए में से मटेरियल कॉस्ट के 200 रुपए माइनस कर देता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट वर्कर के द्वारा काम करने पर लेबर कॉस्ट का खर्चा कितना आएगा 150 रुपए आएगा 150 रुपए और सेकंड वर्कर से काम पूरा करवाने पे मेरी लेबर कॉस्ट का खर्चा आएगा 137.5। अभी तो पैसे वर्कर को मिले जिसके अंदर बेसिक वेजेस भी है और क्वेश्चन है क्या बोनस का नाम भी देता है बोनस भी है और ये बोनस कौन से प्लान के हिसाब से निकाला जाएगा रोमन प्लान के हिसाब से वर्कर को बोनस मिला तो 150 रुपए में बेसिक वेजेस भी है और साथ में बोनस भी है और बोनस कौन से प्लान से दिया गया वो क्वेश्चन आपको सरकार फर्स्ट लाइन में रोमन प्लान। पॉइंट नंबर 2 देखिए समझने वाली बात है अभी फर्स्ट वर्कर का स्टैंडर्ड टाइम अलाउ कितना है और सेकंड वर्कर का भी पहले वर्कर का एक्चुअल प्रोडक्ट के पास कितना है वो नहीं पता तो आप उसे किसके को ले लो एक्चुअल टाइम टेकन को ले लो और ऐसा करते हैं जब आप आइडिया टाइम को मानते चलते हैं तो क्वेश्चन में कहीं आइडिया टाइम का कोई नाम निशान नहीं तो जब आइडिया टाइम के बारे में कोई जानकारी ना हो वैसे केस में ईपीएफ और एक्चुअल टाइम टेकन क्या होगा बराबर होगा। अब यदि ईपीएफ आपको चाहिए अब वो ना दे रखो तो किसके को मान लेते हैं एक्चुअल टाइम टेकन के और एक्चुअल टाइम टेकन भी ना दे रखो तो आपको जूम करना पड़ेगा। तो मान के चलते कि पहले वर्कर के द्वारा काम कितनी देर में पूरा हो गया होगा और दूसरे वर्कर के द्वारा मान के चलते कि काम कितनी देर में पूरा हो गया होगा भैया। तो अज्यूम टाइम टेकन बाय फर्स्ट वर्कर भी x आवर्स एंड सेकंड वर्कर भी भैया जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसा करने से अब आपके पास में क्या रहेगा पहले वर्कर का टाइम से आ गया 80 माइनस x आवर्स और दूसरे वर्कर का 80 माइनस y आवर्स। अच्छा लेबर रेट बराबर कितना है कोई भी वर्कर काम करे वर्कर को 1 घंटे के अंदर कितने रुपए देने तो और यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया अज्यूम टाइम टेकन बाय फर्स्ट वर्कर x आवर्स एंड सेकंड वर्कर y आवर्स। और मान के चले कि पहले वर्कर के द्वारा जो काम किया गया वो कितने देर में पूरा हुआ है x आवर्स में दूसरे वर्कर के द्वारा जो काम किया गया वो y आवर्स में पूरा हो गया। बोले कोई दिक्कत है तो पहले समझ आता कर लो फटाफट।
लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है उसका हिंट हमें क्वेश्चन में नहीं मिल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको प्राइम कॉस्ट जानबूझ के दे दी थी ताकि उस प्राइम कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट माइनस करके आप प्लान कर सको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल सको। और लेबर कॉस्ट में पूछ लिया है इस क्वेश्चन में एक वेजेस बेसिक प्लस दूसरा क्या बोनस। यदि मैं बेसिक वेजेस और बोनस दोनों को ओवन प्लान से निकाल लूं तो उसका अमाउंट फर्स्ट वर्क किसके बराबर करना होगा 150। तो यदि मैं किसी चीज को x मानता हूं तो समझ लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है ना। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको दादा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के दो आंसर होंगे, y के कितने होंगे, दो होंगे। तो पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन सिंपल बनती है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी, बिना इक्वेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में बोनस भी नहीं रहता ना, कहीं ना कहीं मैं टाइम से ही निकाल पाता तो फिर मैं एक्चुअल टाइम बैलेंसिंग निकाल लेता। तो यहाँ पर मेरे पास ना तो टाइम सेव है और ना ही मेरे पास बोनस का अमाउंट है, तो कोई भी चीज़ है जिसकी मदद से मैं अपना आंसर निकाल सकूँ। तो लास्ट में मुझे मजबूरन करना पड़ेगा, जब आंसर निकालना मुश्किल होता है तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, वो चीज़ मिसिंग है, उसको कुछ मानकर चलो। बोलिए आपका सब नोट करिए। तो सबसे पहले हम बात करें कौन से वर्कर की, फर्स्ट वर्कर की। अच्छा डायरेक्ट वेजेस लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसके बराबर होगा, बेसिक वेजेस प्लस बोनस के, बेसिक वेजेस प्लस बोनस। अच्छा बेसिक वेजेस का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट बराबर, और बोनस टाइम सेव इनटू लेबर रेट इनटू एटीएच। तो कितना जाता है अब फर्स्ट वर्कर का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, एक्स आर, लेबर रेट कितने 2 रुपये, टाइम सेव 80 माइनस एक्स, लेबर रेट एक्स अपॉन 80। तो यहाँ पर यदि मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूँ तो देखते क्या होता है, 2x प्लस, अच्छा 80 को एक बार मल्टीप्लाई करके मैंने 2 से मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 80, फिर माइनस का साइन है x इंटू 2 इंटू x अपॉन 80। 80 से 80 कैंसिल हो गया तो 2 इंटू एक्स 2x। अच्छा यहाँ पे x इंटू एक्स, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर और नीचे क्या 40, अरे 2x प्लस 2x 2x हो गया माइनस x स्क्वायर अपॉन 40। एक काम करते हैं एलसीएम एरिया में एलसीएम कितना आएगा 40, 40 इंटू 4, 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160x माइनस, अभी काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 150 इंटू 40 6000। तो किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। अभी काम करते हैं राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू दे रही है मैं कहाँ पे देगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा x स्क्वायर माइनस में था वो प्लस हो गया, माइनस 160x प्लस 6000 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 160x का ब्रेकअप करना पड़ेगा, और ब्रेकअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छा x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, कोई वैल्यू नहीं रहती तो 1 माना जाएगा। इस 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, लास्ट वाली वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या देखा हमारे पास वैल्यू 6000 है। अब इस 6000 के फैक्टर्स लगाइए और फैक्टर बनाने के बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 6000 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए 160। वैसे में मेरे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, मान लीजिए 120 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आता है, 120 को 50 से मल्टीप्लाई करें 6000 आएगा, बट क्या इनका सम टेन का डिफरेंस 160 बनता है, बोलो भाई नहीं बनता। और ऑप्शन लगे देखिए मेरे पास में एक 100 है और एक 60 है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6000 है। अच्छा इसका सम करके देखा और उसका डिफरेंस निकाल के देखा तो मैंने देखा 100 और 60 का जो सम है वो कितना बनता है 160 बन रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बनता है 6000। इसका मतलब ये होगा कि 160 का जो ब्रेकअप मुझे यहाँ पर लिखना है वो कितना लिखना है, x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 60x प्लस 6000 इक्वल टू 0। वैसे सारे फैक्टर्स आपको आगे कैलकुलेट करना, मैंने अपनी नॉलेज जो थी वो आपको शेयर कर दी ऐसे करना, ठीक है इतना। अब यहाँ पे बनाया दिया तो x स्क्वायर और माइनस 100x में आपको क्या लगता है, कॉमन है यहाँ पे x माइनस 60x और 6000 में माइनस 60 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 100 कॉमन है, यदि मैं x माइनस 100 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं x माइनस 100 इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक बार 100 और एक बार कितनी आ जाएगी 60। अब आपको क्या लगता है x की वैल्यू कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, यानी x की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 80 घंटे, तो एक्चुअल टाइम आपका या तो 80 घंटे होना चाहिए, 80 घंटे से कम होना चाहिए, तभी वर्कर को क्या मिलेगा बोनस मिलेगा। तो यदि वर्कर को रोमन प्लान के हिसाब से बोनस मिल रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब टाइम से होगा, और टाइम से कब होगा जब आपका एक्चुअल टाइम लेकर स्टैंडर्ड टाइम से कम होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 100 आ गई एक बार 60 तो 100 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 लिखते हैं आपका टाइम से 0 रहेगा बल्कि माइनस 20 एक्स्ट्रा टाइम आएगा। तो बोनस आपको कब मिलता है जब टाइम से होगा, टाइम से कब होगा जब एक्चुअल टाइम लेकर स्टैंडर्ड टाइम से कम। तो सर आपकी x का आंसर 100 की जगह क्या मानना पड़ेगा 60 मानना पड़ेगा। तो पहली बात का आंसर आपने निकाल लिया, एक्चुअल टाइम टेकन बाय फर्स्ट वर्कर इज 60 आवर्स। सेम ऐसी कैलकुलेशन आपको कौन सा वर्कर करनी है, सेकंड वर्कर करनी है। तो फटाफट से फर्स्ट वर्कर का मैंने कैलकुलेशन आपके सामने करते हैं वो कीजिए।
तो इसी तरीके से आपको सेकंड मेथड का आंसर निकालना होगा, वो कर सकते हैं। फॉर्मूला तो ये है, वैल्यू क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी, तो फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स के लिए क्या लिखना आपको, y लिखना 150 के लिए कितना लिखना 137.50, 137.50 इक्वल टू एक्स के लिए क्या लेना है, y लेके चलना आपको, इनको लेबर एक बराबर वोल्टेज प्लस टाइम सेव, देखिए से कैंसिल हो गया, y स्क्वायर अपॉन 40, पहले हमने 40 से लिया तो 160, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 137.50 पर मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर में वैल्यू कितनी रहेगी आपको 5500। अब आप कितना लिख सकते हैं 1 y स्क्वायर माइनस 160y प्लस 5500 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो, तो फैक्टर आपने मेरे को बताया 110 और 50, y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 110 आ जाएगा, और माइनस 50 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 110 आपने कॉमन लिया, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110, या फिर कितना लिख सकते हैं 50। देखिए रोमन प्लान के हिसाब से एक्चुअल टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम से कम होना चाहिए, इसके पहले वर्ग का एक्चुअल टाइम टेकन 60, तो दूसरे का क्या माना जाएगा 60 मिनट, तो आपको लगा था कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, तो देखो क्या छोटे क्वेश्चन होते हैं देखने में, और करने में टाइम लगता है, और कॉस्टिंग में एक सबसे अच्छी बात होती है क्वेश्चन का साइज इतना बड़ा होगा, क्वेश्चन उतना छोटा होगा करने में, तो चीजें आपके पास ज्यादा होगी, ये बताओ, तो कॉस्टिंग की खास बात है, छोटे क्वेश्चन में मेहनत करके ज्यादा, बड़े क्वेश्चन में मेहनत करके कम होगी। सिक्स क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर 19 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसा 19 है वैसे 35 है, तो 19 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, 35 आप मुझे करके दिखाना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 19, जिसमें लिखा है मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल वर्कर, मिस्टर ए एक एम्प्लॉयर है जिसके अंडर में कितने वर्कर काम करें, 10 वर्कर काम करें, ही इज कंसीडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, वो अपने वर्कर के लिए बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हाउस स्कीम 50% बोनस या फिर रोमन स्कीम। अच्छा आप बताइए कोई भी ऑनर अपने वर्कर को बोनस देने की बात कब मन में लेके आएगा, जब वो वर्कर से फायदा हो जाए, फायदा कैसे बताते हैं, जब ज्यादा वर्क का काम वो कम समय में करते हैं, तो लेबर कॉस्ट बढ़ने लगती है एम्प्लॉय की, क्योंकि ज्यादा समय के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम समय के लिए कम पैसे, तो कम समय में यदि कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो उसका फायदा वर्कर को तो मिलेगा बोनस की फॉर्म में, बट क्या एम्प्लॉय सारे पैसे जो बचते हैं वो बोनस की फॉर्म में दे देते हैं, कुछ अपने पास सकते हैं कुछ वर्कर को देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी काम करने पे वर्कर को तो फायदा होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा फायदा किसको होता है एम्प्लॉय को, एक तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, दूसरा लेबर कॉस्ट परमिट कर दिया कम, क्योंकि समय कम देने की वजह से तो लेबर कॉस्ट बची, उसके सारे पैसे हम वर्कर को ना देंगे, उसमें से कुछ पैसे अपने पास भी रखकर अपने पास रखने से हमारी लेबर कॉस्ट कर दिया कम हो जाती। तो यहाँ पर मिस्टर एक एम्प्लॉयर है जिनके यहाँ पर 10 वर्कर काम करें, वो अपने वर्कर के लिए हल्से प्लान या रोमन प्लान में से एक प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, हमने एम्प्लॉयर से पूछा क्यों आप इतना मेहमान अपने वर्कर पे, तो कहते कोई मेहमान नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, अब देखो कैसे बता रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, और इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी टू कोप अप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%, मार्केट में मिस्टर एक कहता है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 25% बढ़ चुकी है, और यदि डिमांड हमारी 25% बढ़ रही है तो उसे पूरा करने का एक ही तरीका है कि प्रोडक्शन स्पीड क्या करो बढ़ा दो। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के दो तरीके, या तो वर्कर से ओवर टाइम करवा लो, वर्कर से ओवर टाइम करवा लो, दूसरा ऑप्शन क्या है सेम टाइम में वर्कर से कहो अपनी स्पीड कर ले बढ़ा ले, तो यदि वर्कर अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा तो जितनी देर वो पहले काम करता था उतनी ही देर आज काम करेगा, और स्पीड बढ़ने से आपकी क्वांटिटी कम बनेगी ज्यादा बनेगी, तो या तो वर्कर से कहो यदि आप मान लो एक दिन में काम 10 घंटे काम करते हो, आप 10 घंटे काम करो 12 दिन 14 घंटे जितने घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे वो क्या बनेगा आपका वो बढ़े, वो भी आपकी प्रोडक्शन कर सकती है ज्यादा हो सकती है। दूसरा तरीका है वर्कर यदि कोई काम 10 घंटे में करे तो सिर्फ आप अपनी स्पीड को बढ़ा दो ताकि ज्यादा काम उसी 10 घंटे में कर सके पूरा सके, तो बोनस की बात आती है ओवर टाइम के केस में, टाइम सेव के केस में, टाइम सेव के केस में हम यहाँ पर वर्कर से क्या चाहते हैं जितना समय वो पहले काम किया करता था उतना ही समय आज काम करे, लेकिन प्रोडक्शन 25% तो ज्यादा करनी है वो उसी टाइम में पूरा करे, इसका मतलब अपनी स्पीड करा दे। He feels that if the proposed incentive scheme would bring about an average 20% increase over the present earning of the worker, it would act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the worker। तो इतनी कहानी मैंने पढ़ी इंग्लिश में, उसका मतलब क्या निकला यहाँ पर एम्प्लॉय को क्या लगता है कि यदि हमारे वर्कर हमारी 25% प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो हम उनके लिए वो इंसेंटिव प्लान लेके आएंगे रोमन के हाउस में से जो उनकी प्रेजेंट अर्निंग कितने परसेंट बढ़ा सके 20%। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मिस्टर ए जो एम्प्लॉय है वो अपने वर्कर को क्या समझा रहे हैं कि आप मेरे लिए 25% प्रोडक्शन क्या करो बढ़ा दो, तो मैं आपकी जितनी अर्निंग पहले होती थी उससे 20% क्या करूँगा बढ़ा दूंगा, तो 20% अर्निंग बढ़ाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं हाउस में यूज करूँगा फिर रोमन,
तो मतलब कहते हैं हम इतने समझदार हैं, आप हमारे को वो प्लान देना जिससे हमारे 20% करें, बस है। जब रोमन प्लान बनाए, जब वो आंसर करें, बस समझ आ गई। तो अभी क्वेश्चन क्या समझ में आया कि 10 वर्कर काम कर रहे हैं, दो प्लान में से किसी एक प्लान को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और हम वो प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग 20% हो सके, बस है, ताकि वर्कर हमारे लिए सेम टाइम में 25% प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा कर सके। तो वर्कर को फायदा क्या हुआ, काम को जितनी देर पहले करते हैं उतनी देर करें, पर उनको 20% अर्निंग कर लेंगे ज्यादा, और हमें फायदा क्या, हमारी प्रोडक्शन बनने के पहले 1000 यूनिट होगी, अब 25% 1000 का कितना का एग्जांपल 250 यूनिट, तो कितनी हो गई 1200 बेटा। यदि पहले 2000 यूनिट बनती थी तो 2000 का 25% 500, अब कितनी हो जाएगी 2500 हो जाएगी। तो हमारा भी फायदा है, वर्कर का भी फायदा, फायदा दोनों का है, लेकिन ज्यादा फायदा हमेशा किसका होता है, एम्प्लॉय का। तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और साथ में उसकी पर लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, कम हो रही है। As a result of the assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month. जैसे ही हमने अपने वर्कर को एक एश्योरेंस देकर भरोसा देकर विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए वो प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपकी अर्निंग पहले से 20% होगी, ज्यादा बढ़ेगी। वर्कर ने हमारी बात पे यकीन कर लिया, फटाफट उन्होंने अपनी स्पीड कर दी बढ़ा दी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 25% हो गया। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, देखा इफेक्टिव में जाकर हमने क्या देखा, हमारी प्रोडक्शन 25% कर चुकी है, बढ़ चुकी है। तो उसमें वर्कर की तरफ से वादा पूरा हो चुका, उनका वादा क्या था, उन्हें 25% ज्यादा काम करना था सेम टाइम में, और हमारा वादा क्या, कि हमें वो प्लान इंट्रोड्यूस करना है जिससे उनकी अर्निंग 20% बढ़े। तो देखिए कैसे करना है, आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटी है 2 रुपए, इस तरह 1 घंटे का वर्कर को कितना पैसा मिलना है, 2 रुपए मिलना है। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस 2 आवर्स, दैट इज है दिस टाइम मे बी टेकन एज टाइम आउट। तो आप इस समय को क्या मान के चलो, स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या दिखाई दिया, लेबर रेट बराबर कितना है, 2 रुपए। दूसरा पॉइंट क्या दिखाई दिया, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर मिनट आपके पास कितना है, 2 घंटे। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 10 वर्कर आपके पास है। नंबर ऑफ डेज कितने, 25 डेज है पर मंथ, मतलब एक महीने में 25 दिन काम होता है, यानी वर्किंग आवर्स पर डे, एक दिन में 8 आवर्स क्या माना जाएगा, 8 घंटे किससे माने जाएंगे, एक वर्कर के। आप इस पैसे समझो, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो हमारी फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री के अंदर ABC, मैंने छोटा सा एग्जांपल कितने वर्कर हैं, फैक्ट्री के अंदर यदि 8 घंटे काम होता है, मतलब फैक्ट्री का टाइम मैंने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा भी आपकी फैक्ट्री में कितने घंटे काम होता है एक दिन में, तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहता है हमारी फैक्ट्री में एक दिन में कितने घंटे काम होता है 8, और ये तीनों वर्कर फैक्ट्री में कितने घंटे होंगे, 8 घंटे होंगे, तो तीनों ने कितने घंटे काम किया होगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं फैक्ट्री में टोटल तीनों वर्कर के द्वारा कितने घंटे काम किया, 20 पूरा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब मैं प्रोडक्शन मैनेजर से पूछता हूं कि आपकी फैक्ट्री में आज कितने घंटे काम हुआ, तो कहते हैं कितने घंटे काम हुआ, 8 घंटे काम हुआ, ठीक है। मेरा आपका मतलब क्या हुआ, कहते हैं 10 बजे काम चालू हुआ और शाम को वर्कर को कितने बजे दे दिया, 6 बजे। तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप काउंट करो कितने घंटे हुआ, तो फैक्ट्री में काम चालू कितने बजे हुआ, खत्म कितने बजे हुआ, फैक्ट्री का वर्किंग आवर्स कितने हैं 8, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले कितने मजदूर हैं, तो तीनों ने कितने कितने घंटे काम किया होगा, 10 से 6 के बीच में 8, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8। तो पहले टोटल वर्कर का टाइम पूछो, वर्कर ने तीनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया, 24 घंटे। ठीक उसी तरीके से यदि फैक्ट्री में 10 वर्कर काम कर रहे हैं और हर वर्कर रोज 8 घंटे काम करेगा, तो 10 वर्कर 8 घंटे के हिसाब से सारे के सारे वर्कर मिलकर कितने काम कर लेंगे, 80 घंटे काम करेंगे, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है एक वर्कर का टाइम 8 घंटे और फैक्ट्री का टाइम 8 घंटे, वो सोचता है मतलब जितने भी वर्कर है सबका टाइम 8 है, नहीं, हर वर्कर ने इंडिविजुअली 8 घंटे काम किया, लेकिन यदि सभी वर्कर का टाइम को जोड़ दिया है तो टोटल टाइम कितना रहेगा, 8 घंटे पर 8 घंटे पर 8 घंटे, यदि 3 वर्कर है तो, और यदि 10 वर्कर है तो 8 + 1 + 1 + 1 कितनी बार करना पड़ेगा, 10 बार तो कितना आएगा, 80 घंटे आएगा। तो इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यदि एक दिन में हमारी फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता है तो आप समझ लो फैक्ट्री के अंदर जितने वर्कर हैं सभी को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज यदि मैं आपको 2 घंटे पढ़ाता हूं तो मेरा पढ़ाने का टाइम कितना है, 2 घंटे, तो आपका पढ़ने का टाइम कितना है, 2 घंटे। यदि क्लास में एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का टाइम कितना होगा, 2 घंटे, 2 स्टूडेंट बैठे तो दोनों स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ेंगे, 2 + 2 4 घंटे, 3 स्टूडेंट है तो 2 + 2 + 2 ठीक, 10 करने की जगह आसान तरीका क्या है, मल्टीप्लाई कर दो ना, तो स्टूडेंट का टाइम निकलेगा। यदि क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 2 × 10 स्टूडेंट कितने घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े। तो एक स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट का टाइम निकालूंगा तो 2 + 2 + 2 10 10 करना पड़ेगा, इसका ऑर्डिनरी तरीका क्या है, 2 घंटे को 10 से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि मुझे फैक्ट्री में वर्कर का टाइम निकालना है तो नंबर ऑफ वर्कर को एक वर्कर के टाइम से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते क्या लिखोगे, तो पहले तो क्या क्या चीज रखिए वो लिखते हैं, यानी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी रहती है आपको, 1250 यूनिट रखिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि जो 1250 यूनिट आपको रखी है ये 25% इंक्रीज होने से पहले या 25% इंक्रीज होने के बाद, क्या लगता है बाद, ये बात हमें कहां पे पता लगी, तो पहला पैराग्राफ आपको लैंग्वेज में देखा इंग्लिश में, उसमें सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड, यानी जो लाइन है इससे पता लगा कि वर्कर ने अपना वादा क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और वर्कर का वादा क्या था, उन्हें 25% प्रोडक्शन करनी थी, ज्यादा करनी थी, तो उसने दो क्वांटिटी क्वेश्चन में देखते हो एक्चुअल है, एक्चुअल का मतलब क्या हुआ, इतना काम हुआ है और ये काम 25% ज्यादा, तो 1250 में 25% इंक्रीज होने के बाद। तो कई बच्चे गलती करते हैं 1250 में और 25% क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसका आंसर क्या देगा, गलत होगा। तो कोई चीज पहले ही 25% बढ़ा के रखी है तो दोबारा 25% बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां से आपके मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, जहां पर भी रोमन या हल से बनाना है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या, कैसे निकालेंगे, एक मिनट बनाने में 2 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर मिनट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब कि 2 घंटे को मल्टीप्लाई किया आपने 1250 से कितना लिखूं, इस तरह ये सारा का सारा काम 1250 में बनाने के लिए वर्कर को हमने कितना समय देना था, 2500 मिनट, लेकिन वर्कर ने इस काम को कितने देर में कर दिया होगा, APH जो बराबर है किसके क्वेश्चन है, क्यों बराबर है, क्योंकि आइडियल टाइम के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन नहीं है, तो जानकारी नहीं है, वैसे कि इसमें एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे, एक वर्कर कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, ठीक है। वर्किंग आवर्स डब्ल्यू इसका वर्किंग आवर्स पर वर्कर इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज। यदि एक वर्कर 8 घंटे काम करता है, हमारी फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर 10 है और सभी वर्कर 25 दिन काम करते हैं, तो एक महीने में 10 वर्कर कितने घंटे काम कर चुके हैं, उसने वर्कर ने 1250 मिनट बनाने में कितने वक्त लिया आपसे, 2000 घंटे, जबकि मिला कितना से 2500, उसका काम उसने कितनी जल्दी पूरा कर दिया, तो 500 घंटे आपके लिए क्या होगा,
और यदि किसी क्वेश्चन में टाइम सेव है तो समझ लो वर्कर को बोनस मिलेगा कौन से प्लान से, या तो हर से प्लान से या रोवन प्लान। अब ये डिपेंड करता है हम प्लान के ऊपर वो कौन सा प्लान वर्कर के लिए यूज करेगा, क्योंकि वो तो चाहता है वर्कर के लिए वो प्लान यूज करूं जिससे वर्कर की अर्निंग कितने बढ़े 20%। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे सही वो समझ आंसर देना। मतलब हर से प्लान है और एक रोवन प्लान है, यदि मैं हर से प्लान यूज करता हूं और वर्कर की अर्निंग 25% बढ़ी है, फॉर एग्जांपल है कितना नहीं समझना है, और रोवन प्लान से 30% अर्निंग बढ़ी है, तो बताइए एम्प्लॉय को इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? ऐसे क्यों? पहला पॉइंट है एम्प्लॉय की एश्योरेंस क्या थी, हम आपके लिए वो प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपकी अर्निंग 20% बढ़ेगी, तो दोनों प्लान से 20% बढ़ी तो फिर रोवन प्लान में यूज करना चाहते हैं क्योंकि हमने से वादा 20 का किया, ज़्यादा थोड़ी है। तो यदि मैंने वादा 20% का किया तो मैं आपके लिए वो प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा तो 20 के निकट हो, नजदीक को पास में ये रहो ये रहो, अपना नुकसान को बंद, तो मेरा नुकसान कहाँ पे कम है, यहाँ मैं 5% एक्स्ट्रा दूंगा, यहाँ पे मैं 10% एक्स्ट्रा दूंगा, तो मुझे वो प्लान इंट्रोड्यूस करना है जहाँ पे मेरा वादा भी पूरा है और मेरा नुकसान भी कम। अच्छा मान लो ऐसा होता तो ये 20% होता और ये भी आपका, चलो किस लेके आप क्या करते, अभी आपसे लेके चलते वादा क्या चाहेगा, रोवन प्लान दो पर हम उसको क्या करेंगे, वादा कितने का था, तो 20% कौन सा प्लान पूरा करता है आज से। अच्छा यहाँ पे मान लो 18% या 18% होता, क्या होता 22%, क्या करते क्या ये प्लान हमसे वाला 20% की एश्योरेंस को पूरा करता है, तो तुम्हारा हमसे प्लान का तो ऑप्शन ही लाइफ में क्या होगा, खत्म हो गया। अब बचा कौन सा, रोवन में देना था 20%, लेकिन बन कितना रहे 22, तो को कितना मिलेगा 22 मिलेगा, क्योंकि एश्योरेंस 20 का था पर बन कितना रहे तो 22 देना पड़ेगा, समझ आ रही। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, वो प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे 20% का वादा पूरा हो सके, मतलब 20% इसका आंसर हो, लेकिन यदि 20 से ज्यादा है तो देखना पड़ेगा विच दो, मतलब दोनों प्लान का आंसर यदि 20 से ज्यादा है तो दोनों में से कौन सा कम, यदि दोनों 20 है कोई सा भी दे सकते हो और दोनों 20 से कम है तो एम्प्लॉय का एश्योरेंस पूरा नहीं हुआ, एम्प्लॉय मतलब क्या कहेंगे मालिक तोड़ा हमारा, हमसे तो 25% ज्यादा काम करवा लिया और अपना वादा पूरा करते हैं, वादा पूरा नहीं करना, वादा कितने का किसी को पौधे के साथ से बंदे को कितनी बंदी है, बंदी को परसेंट बंदी ना कम नहीं कर सकते, तो बनी दे दो हमने वो प्लान आपने लेके आएंगे जिस प्लान से 20% आपको जरूर, अब ज्यादा बंदा कम नहीं कर सकता, बस समझ में तो कुछ चीजें समझने की होती है, लिखने की होती है, किसी को। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, पहला पॉइंट आपसे पूछा रिक्वायरमेंट कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आंसर तो फटाफट निकालोगे, पहले क्या निकालना पड़ेगा टोटल वेजेस और उसको टाइम से करा दो, लाइक कर दो, करिए स्टार्ट और करिए साथ ये स्टेटमेंट वही इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स बराबर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बराबर आपको निकालना है अंडर देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए दो प्लान है आपके पास में, दोनों में से कोई भी प्लान आप यूज करो बेसिक वेजेस तो क्या रहेंगे सेम रहती है, और बेसिक वेजेस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेवरेज बराबर, अभी बोनस निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले अलग अलग होंगे प्लान में, हर से प्लान में टाइम से कितना है 500 इंटू 2 इंटू 50% कितना लिखें 500, बताइए कितना लिखा 4500 में 2000 से डिवाइड किया कितना लिखा 2 पॉइंट, ऐसा यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं, देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए
इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जैसे मिस्टर ए जो एम्प्लॉयर है, मालिक है फर्म का, कंपनी का, उसको एक पीस बनाने पर कितने रुपए का फायदा होता है यदि वो वर्कर को पेमेंट किसके हिसाब से देता है? बोनस प्लान या तो रोहन के हिसाब से या फिर कौन सा है? हल्से प्लान। तो आपको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इतना बताना है कि एक पीस बनाने पर यदि हम वर्कर को पैसे रोहन प्लान या हल्से प्लान के हिसाब से देते हैं तो एम्प्लॉयर को कितने रुपए का फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा पहले एक यूनिट बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं और अब एक यूनिट बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। समझ रहे? दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए क्या होगा? सेविंग होगा। तो सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट शोइंग सेविंग टू मिस्टर ए इन लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर स्कीम। अच्छा, स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक मिनट आपकी कितने की बनती थी? यदि मैं हल्से प्लान रोहन प्लान इंट्रोड्यूस ना करता तो आज एक मिनट कितना तैयार होगी? तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। आज की रेट ऑफ वेजेस कितना है? 2 रुपए। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस कितना है? 2 घंटे। सर पहले एक मिनट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। यदि एक पीस को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे के 2 रुपए दिया करते तो पहले ये काम 2 घंटे में पूरा करा और 2 रुपए के हिसाब से वर्कर हमसे कितने रुपए लिया करते? 4 रुपए लिया करते। सर पहले आपका एक मिनट बनाने का लेबर कॉस्ट का खर्चा कितना था? 4 रुपए आता था। अब वर्कर को पैसे कितने मिले? 45 रुपए मिले हल्से प्लान में और 48 रुपए मिले रोहन प्लान में। 45 रुपए वर्कर हल्से प्लान में लेकर आपको कितनी मिनट बना कर देगा? 1250 मिनट बना के देगा। तो फिर एक मिनट आपको कितने रुपए की पड़ेगी? बताओ भाई, क्या मिनट निकालना पड़ेगा? 45 रुपए लेकर वर्कर यदि 1250 मिनट बना के देगा तो एक मिनट हमें 3 रुपए 60 पैसे की पड़ेगी। तो पहले कितने की पड़ेगी? 4 रुपए की। तो काम आपका ज्यादा भी हुआ और सस्ता भी हुआ। और क्या आपको लाइफ में काम ज्यादा भी हो रहा है, सस्ता भी बन रहा है। अब यहाँ पे कितना लिखा है? 48 को डिवाइड कर दिया 1250 से, तो अपने पास कितना आएगा? 3 पॉइंट। यहाँ पे भी फायदा है लेकिन कम है। कितने पैसे का? 16 पैसे पर मिनट का। मिस्टर ए को हल्से प्लान इंट्रोड्यूस करने पर हर एक मिनट तो 4 रुपए की बनने लगी, 3 रुपए 60 पैसे की बनने लगी, तो 40 पैसे का फायदा मिलेगा। और रोहन प्लान के हिसाब से तो काम 4 रुपए में आपको कितना मिलेगा? 3 रुपए 84 पैसे में करा। रोहन प्लान के आने से एम्प्लॉयर को 16 पैसे का फायदा होगा। अब यदि मैं एम्प्लॉयर का बेनिफिट देखूं तो उसे कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस करना चाहिए? एम्प्लॉयर का फायदा देखो तो हल्से प्लान तो 40 पैसे की बचत है। लेकिन वर्कर क्या कहता है? आपने जो एश्योरेंस दी थी उसमें आपने अपना फायदा नहीं देखा था। जब आगे देखो क्या बता हम आपके लिए वो प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपकी सेविंग जितनी मतलब जितनी आपकी वैल्यू 20% उससे आपकी अर्निंग 20% होगी, ज्यादा होगी। तो आप अपना फायदा देख के प्लान इंट्रोड्यूस करते हो। आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करो, उसके हिसाब से प्लान सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 से तो पॉइंट नंबर 3 में आपसे आंसर पूछे कौन सा प्लान मिस्टर ए को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वो अपने वादे को पूरा कर सके। तो पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा रहा? हल्से प्लान को रोहन प्लान के हिसाब से एक घंटे की वर्कर की अर्निंग कितनी है? 2 रुपए 25 पैसे कितने? 2 रुपए 40 पैसे। फिर पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछे थे स्कीम के अकॉर्डिंग एक मिनट बनाने पर आपकी सेविंग कितनी है? 40 पैसे कितनी? 16 पैसे। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या पूछे? एडवाइस मिस्टर ए को सलाह दीजिए, क्या सलाह देनी है? अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज एश्योरेंस। मिस्टर ए को सलाह दीजिए कि वो अपने स्कीम को अपना जो ऑप्शन दिया वर्कर को कि आप हमारे लिए 25% प्रोडक्शन बढ़ाओ तो हम आपके लिए ऐसा प्लान सेलेक्ट करेंगे जिससे आपकी 20% अर्निंग होगी बढ़ेगी। तो हमें कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है? जो वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग को 20% बढ़ाए। तो सबसे पहले वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग ढूंढो, फिर आज की अर्निंग ढूंढो, फिर वो प्लान ढूंढो जिसमें उसकी सेविंग 20% क्या हो, मतलब उसकी अर्निंग 20% क्या हो। चलो क्या नोट करिए सबने? हो गया सबका? तीसरा पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या देखा? स्टेटमेंट शोइंग क्या शो करना चाहते हैं स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट हम ये पता लगाना चाहते हैं सेविंग इन परसेंटेज कितना है। या सेविंग की जगह देखो एक्स्ट्रा इनकम कितनी है। स्टेटमेंट में परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम अंडर ईच स्कीम। पहले वर्कर की एक्स्ट्रा इनकम निकालो फिर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। क्योंकि मैं उसको वादा कर दिया वर्कर को कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी कर देंगे? 20% देंगे। और आपकी इनकम 20% बढ़ा के देंगे तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी? 20% की बात होगी ना। तो दिखा सकते हैं सबसे पहले वर्कर की प्रेजेंट अर्निंग कितनी? प्रेजेंट अर्निंग का मतलब जानते हो? बिफोर स्कीम। आप ऐसे कह सकते हैं वेजेस बिफोर स्कीम करो। अच्छा वर्कर पहले भी कितने घंटे काम करता था? पहले भी हमारे वर्कर 8 घंटे काम करते थे, पर हम एक वर्कर के लिए काम कर रहे हैं टोटल के लिए। तो टोटल कितने वर्कर थे? हमारे फैक्ट्री के अंदर कितने वर्कर थे? 10। कितने घंटे रोज काम करते थे? और कितने वर्कर थे? 25। पहले भी 10 वर्कर मिलकर 25 दिन में 8 घंटे के हिसाब से कितने घंटे काम करते थे? 10 वर्कर 25 दिन काम करते थे, रोज के 8 घंटे काम करके कितने घंटे काम करते थे? दूसरा वर्कर को यदि बोनस दिया जाए ना दिया जाए, वर्कर पहले भी 2000 घंटे काम करते थे और आज भी 2000। यदि वर्कर 2000 घंटे काम करते हैं और उनका रेट 2 रुपये पर आवर के हिसाब से फिक्स था तो वो पहले कितने रुपये कमाया करते थे? 4000 रुपये कमाया करते थे यदि स्कीम ना दी जाए तो।
मतलब स्कीम के इंट्रोड्यूस करने से पहले, स्कीम का मतलब हल से प्लान, रोमन प्लान इंट्रोड्यूस करने से पहले वर्कर कितने रुपए कमाया करते थे? 4,000 4,000। अब रिवाइज अर्निंग कितनी है? रिवाइज अर्निंग का मतलब है स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बाद, मतलब स्कीम को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो हल से प्लान के हिसाब से कमाई कितनी आएगी? 4,500 निकाली थी ना आपने, देखो यहाँ पर हल से प्लान के हिसाब से वर्कर की टोटल वेजेस कितनी बनती है? 4,500। और रोमन प्लान के हिसाब से 1,800। तो 4,500 मैं लिख चुका हूँ, 4800 आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। इस तरीके से वर्कर की पहले के मुकाबले अर्निंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी है बता दो जल्दी से। 500 रुपये पहले कमाता था वर्कर 4,000, अब कमाता है 4500। चलो 500 रुपये ज़्यादा कमा रहे, यहाँ पहले कमाता था 4,000, अब 4800। अच्छा बात अमाउंट में क्या करें परसेंटेज में, तो फिर आपको निकालना भी क्या चाहिए? परसेंटेज। इसलिए मैंने लिखा स्टेटमेंट में परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। तो परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम कह दो या एक्स्ट्रा अर्निंग कह दो ऑफ वर्कर। अच्छा 500 रुपये वर्कर पहले से ज़्यादा कमा रहे, तो पहले कितना कमाता था? तो 12.5% उसकी कमाई पड़ी। 500 रुपये 4,000 का कितना परसेंट है? अच्छा 800 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, कितना हुआ? तो कौन सा मैथड यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा वर्कर के लिए? रोमन का। तो वर्कर कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बट आपने जो बात की उस बात को यदि मैं देखो तो आपने बात किया था कि हम वो प्लान आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे जिस प्लान से हमारी अर्निंग 20% होगी बढ़ेगी। हमारी अर्निंग 20% के प्लान से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है रोमन प्लान, क्योंकि हाल से प्लान अर्निंग बराबर है लेकिन कितने परसेंट? 12.5%, जो एश्योरेंस को फुलफिल नहीं करता। तो एज पर एश्योरेंस, एज पर एश्योरेंस रोमन प्लान should be selected by Mr. A। यानी एश्योरेंस के हिसाब से कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए मिस्टर को? वो बताना। अरे सेम क्वेश्चन कौन सा आपके लिए? 35 नंबर आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 35 आपके होमवर्क है, आज के दिन निकालते हैं।